वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो मेंस के लिए अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू कर दे। जिनका किसी कारण से नहीं हो चुका है वो 2021 की तैयारी शुरू कर दे, 2021 का। ये ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखिए, दोनों ही केसेस में, मेंस लिख रहे हैं या 2021 की आप तैयारी कर रहे हैं और आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं वो भी कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो करंट अफेयर्स है उसकी हमारी तैयारी रहे। और उसी लिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस की। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमने पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में करंट अफेयर्स एडिटोरियल एनालिसिस किया था, उससे रिलेटेड उसके आसपास कई क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी देखे गए। अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ते रहें और पढ़ने के साथ साथ उस जो पेपर में देख रहे हैं हम उसके अलावा भी कुछ चीज़ें कवर करते चले। तो आज के जो सेशंस हैं उनमें मैं यही बात करूंगा, जो टॉपिक है उसकी तो हम बात करेंगे, उसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स मैं आपको दूंगा जो आपको पढ़ना है। तो उससे आपका 360 डिग्री तैयारी हो जाना चाहिए। कोशिश ये रहेगी कि एक टॉपिक हम अगर उठाए तो उसको हर एंगल से पढ़ लें। तो शुरू करते हैं, और जो भी हमारे साथी चैनल से नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तो इसमें इसका बैकग्राउंड है 2019 से जो बैकग्राउंड चल रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम तो आप ज़रूर पढ़िए। पहले ये समझिए आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 35A क्या है। इस जो न्यूज़ है इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बुक है बहुत बढ़िया, नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। क्यों डाउनलोड कर लीजिए? क्योंकि चलते फिरते कहीं भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ सुनते हैं, आर्टिकल 21 सुन रहे हैं, आर्टिकल 14 सुन रहे हैं, तो तुरंत अपने ऐप में जाइए, जो भी एक छोटा सा ऐप आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे, और उसी समय उसको देख जाइए। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 370 क्या है। आपको बुक का वेट नहीं करना है। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप तुरंत वहीं पे ऐप में देखिए और उस टॉपिक को कर जाइए। तो आर्टिकल 370, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल 35A, ये आप नोट कर लीजिए, इसका अपना नोट बना लीजिए। नाउ जो लास्ट ईयर जो बिल्स आया था, JNK स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसके बारे में पढ़ जाइए कि बिल क्या है, एक्ट क्या है। ये आप समझ लीजिए कब वो बिल आया, कब वो एक्ट बना, और कब वो प्रेसिडेंट का उसको एक्सेंट मिला कि वो फाइनल एक्ट में लागू हो गया। तो इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये एक्ट पास हुआ है, ये कानून बना है, उसके बाद में कई सारे जो कानून हैं जो पहले JNK के लिए लागू नहीं थे वो लागू हो गए। वो कितने कानून हैं वो भी आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कितने कानून हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद में JNK में लागू हो गए हैं। तो आप ये बताइए। अगली न्यूज़ ये है कि उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला है, दोनों को डिटेन कर दिया गया था। किसके तहत डिटेन किया गया था? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किया गया था ना। पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है ये आप पढ़ जाइए। अगर आप मेंस का लिख रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। किस लिए? ये पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन जिस तरीके से किया जाता है तो उस जो भी लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर जो अफेक्ट करता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है मैंने आपको बताया ना। ये पर्टिकुलर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है? ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि गुपकर अलायंस बना है। ये लास्ट ईयर ही बना था। कब बना था? लास्ट ईयर अगस्त में। जैसे ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होना था उससे पहले जो वहाँ की पार्टीज़ हैं, 7 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो इकट्ठा हुई थी और वहाँ पे ये गुपकर जो रोड है वहाँ पे ये मिले थे। और उसके बाद ये इन्होंने ये डिसाइड किया था, इनका एजेंडा ये था कि 370 और 35A इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और अब से फिर से जब ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट डिटेंशन से जब निकल के आए हैं ये लीडर्स, तो इन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 370 दोबारा रिस्टोर किया जाए JNK में, और जो फ्लैग है, अलग फ्लैग था, उसको रिस्टोर किया जाए। और ये 7 पार्टीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी दैट ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड यू, आप वो सारी चीज़ें पढ़िएगा। लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में
इकोनॉमिक्स में मेंस का अगर लिख रहे हैं पेपर, तो जो जो भी आरबीआई ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो सभी आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं कि व्हाट ऑल स्टेप्स आरबीआई हैज़ टेकन ड्यूरिंग द कोरोना, तो बहुत सारे स्टेप्स है गवर्नमेंट से लेके आरबीआई तक। तो गवर्नमेंट की कई चीज़ें हम ऑलरेडी बात करते चले आए हैं, चाहे जीएसटी का इशू हो, दैट ऑल्सो वी हैव टॉक्ड। फिर उसके बाद जो अभी फेस्टिवल एडवांस दिया, एलटीसी की नई स्कीम आई, वो भी दैट ऑल्सो वी हैव टॉक्ड। लोन मॉरेटोरियम लागू हुआ था, दैट ऑल्सो वी हैव टॉक्ड, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स आई थ्रू आउट, वो भी हमने बात किया है। आरबीआई की जो पॉलिसी रही, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें किस तरीके से रेपो रेट इसको इंक्रीज़ नहीं किया गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किस तरीके से आरबीआई ने ये कहा है कि मोर देन इन्फ्लेशन द टारगेट इज़ ग्रोथ, तो वो भी आपके नोट्स में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आगे भी मेंस तक आप इसको नोट करते रहेंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्म बिल्स का। फार्म बिल्स के ऊपर, एमएसपी फार्म बिल्स के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए उस वीडियो को। उसमें मैंने क्लियरली समझाया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने फार्म बिल्स पास किए हैं, कृषि विधेयक, वो क्या है, अपोजिशन की डिमांड क्या है, अपोजिशन क्या चाहता है। तो पूरी चीज़ थी वो एमएसपी से रिलेटेड थी। तो एमएसपी में मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने 1 महीने पहले ही बना के, ये क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और मैंने इसीलिए अलग से फार्म बिल्स पे और एमएसपी पे बिल्कुल ही डिटेल में समझाते हुए क्या है ये, वो मैंने पूरा बनाया हुआ है। आप चैनल पे जाइए, यूपीएससी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसको पढ़िए, उसको सुनिए, तो आपको जानकारी मिलेगा। एक और चीज़ बता दूं कि जो यूपीएससी का पेपर रहा है इस बार प्रीलिम्स का, उसमें भी एग्रीकल्चरल, एमएसपी, इनसे रिलेटेड कई चीज़ें रही हैं। तो तभी मैं कह रहा था कि जो जो टॉपिक्स पे हमने बात किया है उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए हैं उसके आसपास। तो आप बहुत ध्यान रहिए, जो चीज़ें न्यूज़ में चलती है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का सवाल आए तो सो दैट यू वुड बी एबल टू आंसर इट। ना ये जो राजस्थान का नया फार्म बिल है, इसमें क्या डिफरेंस है, इस पे मैं सिंपल सब शब्दों में समझा दूं। इसमें डिफरेंस ये है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो राजस्थान गवर्नमेंट, या जो पंजाब में ये पास हो चुका है, राजस्थान गवर्नमेंट लाने जा रही है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें सिर्फ ये रहेगा, कोई भी व्यक्ति जो एमएसपी है उसके नीचे खरीदारी नहीं कर सकता है। आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया था, उसमें ये था कि फार्मर्स के साथ में जो प्राइवेट पार्टीज़ है, दे कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनके उत्पाद को डायरेक्ट खरीदे, उनका जो प्रोड्यूस है उसको डायरेक्ट खरीदे। तो उन्होंने ये कह दिया है कि जो मंडी है, मंडी एरिया एपीएमसी का जो एक्ट है, उसके तहत जो मंडी एरिया है, मंडी एरिया में एमएसपी पे लोग खरीदते थे या गवर्नमेंट प्रोक्योर करती थी एमएसपी पे। लेकिन अब प्राइवेट पार्टीज ये कर सकती थी कि कम दाम पे भी खरीद सकती थी। क्यों कम दाम पे खरीद सकती थी? क्योंकि वो प्रोड्यूस ज़्यादा करते, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें खुद की तरफ से देते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि फर्टिलाइज़र या फिर लोन लेने में या बाकी इंस्टीट्यूशनल्स जो बेनिफिट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स मदद है, वो करेंगे और उनको पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों ही ये करने जा रहे हैं कि ये फिक्स कर देंगे कि आपको एमएसपी पे तो खरीदना ही है, अगर उसके नीचे खरीदेंगे तो आपको पनिशमेंट या फिर जो भी फाइन या मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे आपके खिलाफ में। सो बहुत ही ये अलग इंपॉर्टेंट बिल है। तो आपको ये आएगा क्वेश्चन, अगर मेंस का है तो यूपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल ही आपको सही जानकारी हो, एमएसपी से लेके हर चीज़ की जानकारी आप में होनी चाहिए। मैंने वीडियो भी डाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, बहुत ही अब जो इम्पोर्टेंट्स है, ये इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में खासकर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी, जो पेपर 3 है, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उस पर नज़र बनाए रखिए। यूएपीए एक्ट है, ये सब एक्ट आप बार बार आ रहे हैं। नाउ दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू पंजाब, एंड वही चीज़ें जो मैंने आपको बात बोली पंजाब से रिलेटेड, फार्म बिल से रिलेटेड है ये। तो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि उसमें क्या चेंजेस है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप मेरा वीडियो देखे उसमें मैंने बताया भी है कि अपोजिशन ये कह रहा था कि एमएसपी पे फिक्स कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये हमने उस पर छोड़ दिया है, एमएसपी के अलावा रहेगा ये। बट जो ये गवर्नमेंट है, इन्होंने वो फिक्स कर दिया है कि एमएसपी पे ही आपको लेना है। ओके, ये एक अलग इंटरेस्टिंग है सीबीआई से रिलेटेड। सीबीआई को बाहर कर दिया है, जो अभी रिसेंट आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का,
कि उनको इसके हर केस की परमिशन लेनी पड़ेगी सीबीआई को, देन ओनली दे कैन फाइल एफआईआर और डू इन्वेस्टिगेशन। तो दिस इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई एंड द क्रिटिसिज्म पे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन सब चीज़ों पे। और इसी में आपका क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में। किस चीज़ पे आएगा? पॉलिटी में। पॉलिटी में कैसे आएगा? पॉलिटी में आएगा सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, बिकॉज फेडरल जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड देन देयर इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों ही, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर फेडरल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ हैं या फेडरल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर बार करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेट सेंटर रिलेशन अफेक्ट होंगे। अब इसका काउंटर ये है कि स्टेट ये कहता है कि सेंटर जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, या ओनली फॉर पॉलिटिकल मोटिव दे आर यूजिंग द सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम है। बट हमें क्या देखना है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से? हमें देखना है कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच में जो संबंध है भारत के संविधान के हिसाब से रहे। तो आप एक ये करिए, यू डू वन थिंग, इन कमेंट्स यू राइट जो स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत ही क्लियर ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से फंक्शनिंग होगी। तो उन आर्टिकल्स को पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिखिए। आंसर राइटिंग, दिस विल बी काइंड ऑफ मेन आंसर राइटिंग की ये प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी के इन द करंट कॉन्टेक्स्ट हाउ डू यू विजुलाइज द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसमें कुछ आप एग्जांपल्स देते हुए उसको आप लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को करेंगे। दो तीन पहलू है, आप इसको नोट करिए। एक है जीएसटी का है पहलू बहुत इंपॉर्टेंट, कि जीएसटी में जो पूरा हुआ किस तरीके से स्टेट्स ने बोला कि नहीं आप पैसा दीजिए, सेंटर ने कहा कि वी डोंट हैव द मनी, और फिर उसके बाद फाइनली अब नाउ सेंटर इज़ बोरोइंग। दूसरा है ये एजेंसीज़ का, लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज़ हैं उनका है। तो इन सभी पर्सपेक्टिव्स को जोड़ के और जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स हैं संबंधित, उनको आप करते हुए आप इस आंसर्स को लिखिए कि हाउ डू यू विजुलाइज और हाउ डू यू सी द सेंटर स्टेट रिलेशंस गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। मेरी कोशिश ये है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज आप सुनना एक चीज़ है, मोर देन न्यूज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आप वो डेवलप करिए, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर लिए। बिकॉज कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए यू नीड टू हैव द थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो किताब आपको जो चीज़ है एक लिमिटेड चीज़ ही पढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, अगर माइंड में आपके क्वेश्चंस इन्वोक करा दिया जाए, तो आप खुद ही उसको सर्च करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्यों है, इसके रिलेटेड आर्टिकल्स क्यों हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशन है तो वो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो कोई भी न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ समझ के मत सुनिए, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करिए। इसीलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। नाउ ये नेपाल का न्यूज़ है, नेपाल और काला पानी क्लेम। नाउ ये पिछले 4 महीने से न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या आ रही है? न्यूज़ आ रही है कि नेपाल ने जो नया मैप जारी किया था उसमें लिपू लेक एरिया था, काला पानी एरिया था, ये सब अपने मैप में दिखाया था। अब जो दशहरा की ग्रीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने, तो उसमें ये एरिया ऐसा कह रहे हैं कि वो एरिया नहीं दिखाया है। अभी एक न्यूज़ है कि RAW के जो चीफ़ है उन्होंने मिले थे, रॉ के जो चीफ़ हैं वो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ में बहुत लंबी उनकी मीटिंग हुई है। तो इंडिया जो है रीच आउट कर रहा है सो दैट जो अच्छे रिलेशंस बने रहे। एंड नेपाल के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आपको विजुलाइज करना है या आपको लिखना है इंडिया नेपाल रिलेशन के ऊपर। तो यू गो इनटू द हिस्ट्री, कहाँ से हिस्ट्री आ रही है, किस तरीके से शेयर्ड कल्चर है हमारा, और ये आप इसको करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कई पॉइंट्स बोले थे, तो उन सभी चीज़ों को लेके आप इसका राइटअप बनाइए। आपके नोट्स में ये होना चाहिए, इंडिया नेपाल रिलेशन। जब आप उसको लिखोगे तो आप हिस्टोरिकल फैक्ट आपको लिखना है, उसमें हिस्ट्री के आपके कम से कम एक पैराग्राफ होना चाहिए, कुछ लाइनें कल्चर का होनी चाहिए, और कुछ लाइनें होनी चाहिए किस तरीके से वीज़ा पासपोर्ट इसका अलाउड ज़रूरत नहीं है, तो कल्चरल जो हमारे रिलेशन है वो आपने लिख लिए। देन यू कम टू आवर डिफेंस रिलेशंस, देन यू कम टू कि किस तरीके से नेपाल की जो गोरखा लोग हैं, भारत में उसकी बटालियन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के संबंध है। फिर देन यू कम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कई ऐसी पोस्ट है जिनके लिए नेपाली सिटीजन्स भी अलाउड हैं कई एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप उस पर्सपेक्टिव को दिखाइए।
फिर उसके बाद फिर आप आइए करंट जो डिस्प्यूट्स है उस पे आइए, और उसमें फिर आप बात करिए चाइना की, कि किस तरीके से चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है नेपाल में। देन यू कम टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी में आप आइए, उसमें लिखिए कि नेपाल से कैसे जो लैंड ऑफ नेपाल है इट हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट इंडिया इन द पास्ट। कैसे? कि वो पाकिस्तान जाने का एक रूट है नेपाल में। काफ़ी टेररिस्ट जो थे वो पहले पाकिस्तान से नेपाल आते थे, फिर नेपाल से इंडिया आते थे। तो उसको देखिए। और जो 1999 2000 में जो हाईजैकिंग हुई थी वो भी नेपाल से काठमांडू से हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करिए, एंड देन यू कम टू कि रिलेशंस अब कैसे हैं और क्या उम्मीद एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप बात करिए कि नेपाल को और क्या क्या करने की आवश्यकता है, कैसे क्रैकडाउन करने की आवश्यकता है, जो जाली करेंसी है उसके ऊपर क्रैकडाउन करे, जो पाकिस्तान या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर नेपाल में कैंप चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्रैकडाउन करे। अगर इंडियन नक्सलाइट नेपाल रूट यूज़ करना चाहते हैं फॉर इलीगल हथियार वगैरह, तो उस पर कैसे क्रैक डाउन करे, तो उसको पूरा स्टडी करिए और आप उसको लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, देन आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल कि किस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं। बट दिस इज़ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। डायरेक्ट नहीं आएगा कि व्हाट इज़ इंडिया ने, हाउ इज़ इंडिया नेपाल रिलेशन, बट घुमा के आएगा कि व्हाट इज़ हाउ डू यू सी नेपाल हेल्पिंग इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि पहले प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मैंने 5-6 आपको गिना दी है, तो यू वर्क ऑन दैट। ओके, सो अलग अलग चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट यू कैन सी योर सेल्फ। आई एम श्योर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके, नाउ कोरोना। तो कोरोना के बारे में आई एम श्योर ठीक ठाक आपने तैयारी कर ली होगी। सेकेंड वेव, ना जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो नया इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये है कि देयर इज़ अ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन यूरोप एंड यूएस। जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो इस पे आप रेडी रहिए मेंटली, इसको स्टडी करिए, बिकॉज कोरोना के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बट जो सेकेंड वेव शुरू हुआ है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। Now this is very important as compared to in terms of international relation, that is Israel and Sudan deal। ये लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं, और इसमें ये है कि जो इज़राइल है सूडान के साथ नॉर्मलाइज करने जा रहा है रिलेशन, एंड दिस विल बी द थर्ड कंट्री। ये तीसरी कंट्री होगी, और इसको कौन इसको ब्रोकर कर रहा है? अमेरिका है जो इसको ब्रोकर कर रहा है। एंड दिस इज़ वेरी, यूएई के साथ में अच्छी डील हुई है इजराइल की, जो रिलेशंस हैं वो ओके हो चुके हैं। और इस डील का आपको मैं बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि 1948 में जो वॉर हुआ था अरब कंट्रीज़ के साथ में, तो उसके बाद से जो अरब कंट्रीज़ हैं, टोटल 22 कंट्रीज़ है अरब कंट्रीज़। मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर। एक क्वेश्चन इस बार आया भी था G20 यूपीएससी प्रीलिम्स में, G20 से रिलेटेड, कि क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं या नहीं है। तो अरब कंट्रीज़ मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, बट अगेन आई विल आस्क यू कि अरब कंट्रीज़ ये कौन सी है अरब कंट्रीज़, और क्या उस पर बनी हुई है, किस बेसिस पे अरब कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो बना हुआ है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें हैं, अफ्रीका की कितनी है, एशिया की कितनी है, वो आप लिखिए आप कमेंट्स में। तो ये है कि जो ये कंट्रीज़ हैं, बाकी यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इनके साथ में जो डील हो चुकी है कि नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशन। उसके बाद में सूडान के साथ भी डील हुआ है, और हम क्या बात करेंगे, हम डील के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ फाइन, अमेरिका ने ब्रोकर किया। नाउ विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सूडान। सूडान क्या है आप लिखिए, सूडान कहाँ पे है, मैप में जाइए, मैप खोलिए, अफ्रीका का मैप खोलिए, आप देखिए सूडान कहाँ पे है, सूडान की कितनी पॉपुलेशन है। सूडान में रिसेंट पास्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, तो वो क्या प्रॉब्लम्स रही है, किस तरीके से साउथ सूडान के लिए डिमांड थी। सूडान में ऑयल बेस इकोनॉमी है, तो वहाँ पे अगर चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है, तो ये 360 डिग्री आप एनालिसिस कर लीजिए। अब क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस इजराइल और सूडान से क्वेश्चंस से मतलब नहीं हमें व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज़ हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट इंडियाज़ पोजीशन। तो इंडियाज़ पोजीशन ये है कि विद सूडान वी हैड गुड टाइज, और सूडान में हमारी कई कंपनीज़ में हमारे कई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं, इंडियन जो है वो काफ़ी काम करते हैं। तो हमें इस पे फोकस ये करना है कि इजराइल के साथ अगर सूडान के अच्छी डील रहेगी तो इजराइल के साथ कंपनीज़ भी वहाँ पे काम करेंगी, और उस कंपनीज़ में जो इंडियन लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है। और ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव आपको ढूंढने हैं।
कोई भी न्यूज़ में आपको ये देखना है कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इंडिया का इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि जब इजरायली कंपनीज जाएंगी, टेक्निकल कंपनीज जाएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जाएंगी, तो वहाँ पे इंडियंस फेवर किए जाते हैं इजराइल की कंपनीज़ में। तो आज हमारे लोगों को जॉब मिलेगा, अच्छी कंडीशंस होंगी। तो दिस इज़ अ गुड पर्सपेक्टिव। तो हमें इस ध्यान से अपने इसको तैयार करना है। ओके, नाउ ये रिलेटेड है अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान में वी हैव टॉक्ड इन पास्ट, लोया जिरगा के रोल के बारे में हमने बात किया है, और किस तरीके से यहाँ पे तालिबान है और अफ़गान गवर्नमेंट है, उनके बीच में दोहा कतर में बातचीत चल रही है। और उसमें जो तालिबान है उन्होंने बात की है कि अफ़गानिस्तान में जो शरिया लॉ है या इस्लामिक रूल है वो लागू करने के लिए, एंड अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप रहे। सो लेट्स सी कि उसमें क्या ट्रेड ऑफ होता है। बट ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज भारत का इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में। बिकॉज अगर जब वंस यूएस लीव, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चली जाती है, तो वहाँ के जो फोर्सेस हैं, वहाँ के जो तालिबानीज हैं, अगर फाइटर्स हैं, तो पाकिस्तान उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है कश्मीर में एंटर करने के लिए और वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर ख़राब करने के लिए। सो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द अफ़गानिस्तान थिएटर जो है। सो इंडियन गवर्नमेंट का दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वी आर प्रोमोटिंग लॉट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन अफ़गानिस्तान, एंड इंडिया यही चाहेगा कि वहाँ पे तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक पीसफुल डील हो, और उस डील में ऐसा हो जिससे कि शांति अफ़गानिस्तान में बने रहे। और ये भी इंडिया को कोशिश करे रहेगी कि पाकिस्तान हो या आईएसआई हो या पाकिस्तान मिलिट्री हो, वो इसको यूज़ न कर पाए इंडिया के अगेंस्ट में, जो पाकिस्तान तालिबानी फाइटर्स हैं। सो विल कीप अ वॉच ऑन दिस, बट आपके ये नोट्स में रहना चाहिए अफ़गानिस्तान पार्ट। Okay. Now, apart from that, we have the economic news, and then we have other news. कोरोना है, कोरोना के बारे में बता चुके हैं। यूएस इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहेगा। नवंबर 3 को इलेक्शन होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सिस्टम से कंपैरिजन। सो हमें ये करना है कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर दूसरा, वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, इंडिया में भी हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दैट यू कैन राइट। फिर आप कंपेयर कर लीजिए कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 2 बार सिर्फ आप कर सकते हैं, 2 ही बार आप इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये कौन से ईयर में आया, तो ये आप लिखिए। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कौन से अमेंडमेंट के बाद लागू हुआ अमेरिका में कि 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लड़ सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम है क्या? इंडिया में कोई कितने बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? अगर हाँ पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो आप स्टडी करिए। और कैसे कैसे पावर डिफर करती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसे पावर डिफर करती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे पावर डिफर करती है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो या मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शंस है, तो यूएस में इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, यूएस में कौन सा क्या है, और इंडिया में आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, यूएस में किस तरीके की वोटिंग है, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स है, बैलेट वोटिंग क्या होती है और मेल इन वोटिंग क्या होती है। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ पहले, तो आप इसको लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। यू राइट दिस, आई वुड लाइक यू टू राइट इन द कमेंट्स या अपने नोट्स में लिखिए कि बैलेट वोटिंग जो है वो क्या है और ईवीएम के थ्रू वोटिंग है तो वो क्या है। और दूसरा ये कि यूएस में क्या ईवीएम वोटिंग होती है, अगर हाँ तो बताइए, और नहीं तो क्यों नहीं ईवीएम अप्रोच किया गया है। दूसरा, वहाँ पे मेल इन है, मेल इन वोटिंग का है, तो मेल इन वोटिंग क्या होता है, क्या इंडिया में वो सिस्टम है मेल इन वोटिंग का? अगर है तो आप इसको एक्सप्लेन करिए। और यूएस में क्या है मेल इन वोटिंग, दैट ऑल्सो यू एक्सप्लेन। तो और इलेक्शंस में किस तरीके का है, फर्स्ट पास द पोस्ट है, क्या है वहाँ पे, आप वही बताइए। रिप्रेजेंटेशनल है, प्रोपोर्शनल सिस्टम है या एफपीटीपी है, दैट ऑल्सो यू राइट इन द कमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो यू कैन एक्सपेक्ट किस तरीके का जो इलेक्शंस होता है उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको स्टडी कर जाइए, जो मैंने पॉइंट्स बताया उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए एंड यू राइट इट। ओके,
थाईलैंड के ऊपर है। थाईलैंड के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं, तो थाईलैंड में एक तरीके से रेवोल्यूशन, एक तरीके से क्रांति है वहाँ पे। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट मोर और लेस आई शुड इन्फॉर्म यू कि वहाँ पे जो मोनार्की है उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन है ये। और जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, ये सिस्टम है जो। बट ये हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म से लिए गए जो प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स पे ये मोनार्क है वहाँ पे, वो बेस्ड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छा है थाईलैंड का। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि थाईलैंड के साथ हमारा अच्छा रिलेशंस रहा है, दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरा ये है कि इंडियंस काफ़ी आपको थाईलैंड्स में एम्प्लॉयड भी हैं, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे रहती है। तो अगर थाईलैंड में डिस्टर्बेंस होती है तो इंडियन बिजनेसेस हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। सो दैट इज़ वन पार्ट। इंडियन जो जॉब्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और रेमिटेंसेस जो वहाँ से आता है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं और पैसा यहाँ भेजते हैं इंडिया में, वो इफ़ेक्ट होता है। सो ये 3-4 चीज़ें हमको मालूम, ध्यान रहना चाहिए इंडिया थाईलैंड रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। और दूसरा ये है कि कल्चरल एक टाई है हमारा थाईलैंड के साथ में, क्योंकि इंडिया के बाद में आपके जो भी हिंदुज़म या बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो कल्चरल हिसाब से भी इंडिया के अच्छे टाइज हैं। तो वी वुड ऑलवेज वांट कि थाईलैंड में शांति रहे, थाईलैंड में इस तरीके की रेवोल्यूशंस या इस तरीके की क्रांति की चीज़ें ना हो जिससे कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू बोलीविया। नाउ आप मुझे बस सबसे पहले आप जाइए, मैप खोलिए और बोलीविया मुझे बताइए कि बोलीविया कहाँ पे है। साउथ अमेरिका में है, तो वो कहाँ पे है? एंड देन वहाँ पे जो विक्ट्री हुई है लुइस एल्बर्टो इनकी बोलिवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो आप ये फिर बताइए कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहाँ पर वो किस तरीके का इलेक्शन है वहाँ पे, क्योंकि हमें देखना है अपने हिसाब से। हमारे लिए अगर प्रीलिम्स के लिए इफ़ यू सी, तो मैंने आपको बता दिया कि वेयर इज़ द बोलीविया, बोलीविया का रैंकिंग क्या है, कहाँ पे है वो, और कैपिटल क्या है बोलीविया की, ये सब आप देख लीजिए। प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं वो कौन है, किस तरीके का सिस्टम है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन्स पर्सपेक्टिव, ओवरऑल पर्सपेक्टिव, देन यू शुड नो कि किस तरीके का वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरीके के इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। फिर उसके बाद है कि जो इकोनॉमिक्स पार्ट है कि इकोनॉमिक्स किस तरीके का है वहाँ पे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बोलीविया अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप उसको पढ़िए और एक जिस्ट आप लिखिए कमेंट में कि बोलीविया के बारे में एक जिस्ट लिखिए जो मैंने आपको चीज़ें बताया है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करिए, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करिए, एंड जोग्राफिकल जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करिए। बट आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप जाइए मैप में बोलीविया को देखिए, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जानिए, और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानने के बाद में आप ये देखिए कि इसकी हिस्ट्री और इसके जो इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं फेमस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। बाकी रेस्ट इज़ IPL इज़ गोइंग ऑन, एंड IPL में आई एम श्योर देखने वाले जो आप लोग हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। आपको मैंने कुछ दिन के पहले उसमें बताया था कि इंडिया की रैंक 94 है, और मैंने बात भी की थी, स्टंटिंग के बारे में बात किया था, और क्या क्या चार पैरामीटर्स होते हैं, वो चारों पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था। सो आई एम श्योर आपने वो तैयार कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप उसको नोट्स में लिख लीजिए पीछे का वीडियो देख के। सो दैट्स ऑल, दैट्स फॉर द करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। कीप वर्किंग हार्ड। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप नॉलेज के लिए, आप सिर्फ जानकारी के लिए सुन रहे हैं तो आई एम श्योर कि काफ़ी अहम जानकारी इसमें से आपको मिली होगी आज के उससे। जो नए साथी हमारे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और बने रहिए।